discuss a long case on stroke. How to approach a patient with stroke. Let's suppose कि पेशेंट ने आपको कंप्लेन दी है कि उसे चलने में कमज़ोरी है, ठीक है। अब इसको सिस्टम में लोकलाइज़ करना है ना, तो चलने में कमज़ोरी में पहले तो आप इसको अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे कि कमज़ोरी से वो क्या कहना चाह रहा है, कि मतलब उसको चलने में जो है वो दुश्वारी है, उसकी बिल्कुल फालिज जैसी कमज़ोरी है, या जो है वो कमज़ोरी, या जो है कहना चाह रहा है कि जो है वो टांगें सख्त हो गई हैं, या हरकत कम हो रही है, ठीक है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। अब आपने अंदाज़ा लगा लिया कि उसने कहा कि उसको फालिज जैसी कमज़ोरी है कि बिल्कुल ही नहीं जो है ना चला जा रहा, और जिसम का आता है इससे मफलूज है, तो मतलब स्ट्रोक है। अब आपने इसका ओडी बारा करना है, ठीक है। ओडी बारा कैसे करेंगे? सबसे पहले आप पूछेंगे कि भाई लेफ़्ट साइडेड है या राइट साइडेड है, ठीक है। आपने पहले पूछा कि लेफ़्ट साइडेड है या राइट साइडेड है। उसके बाद आपने पूछना है कि हाथ और पैरों में एक कमज़ोरी जो है वो हाथ और पैरों में एक साथ हुई थी। समटाइम्स ऐसा होता है कि पहले हाथ में होती है या पहले पैर में होती है, उसके बाद वो प्रोग्रेस करती है। तो आपने ये पूछना है कि हाथ और पैरों में कमज़ोरी एक साथ हुई थी, और जो कमज़ोरी है, जो वीकनेस है, वो एक जैसी है। समटाइम्स ऐसा भी होता है ड्यू टू आर्टेरियल डिस्ट्रीब्यूशन के लेग में ज़्यादा वीकनेस होती है और आर्म में कम होती है। समटाइम्स आर्म्स में ज़्यादा होती है, लेग्स में कम होती है। तो दो क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एक तो साइमल्टेनियस वीकनेस से स्टार्ट हुई है, प्लस वीकनेस जो है वो इक्वल है, मतलब दोनों में कमज़ोरी एक जैसी है और एक साथ शुरू हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने पूछना है कि जब से कमज़ोरी कब कितने दिनों से है, ठीक है। ड्यूरेशन आपने पूछ लिया, और जो कमज़ोरी है वो जब से अब तक सेम है या बढ़ती जा रही है, ठीक है। प्रोग्रेशन स्टैटिक है या प्रोग्रेसिव है, सही है। अच्छा, फिर आपने पूछना है कि इसके साथ साथ और क्या कमज़ोरी है, जैसे कि चेहरे पे टेढ़ापन आ रहा हो, चेहरे पे सुनपन आ रहा है, ठीक है। मतलब फेशियल वीकनेस तो नहीं है एसोसिएटेड, साथ में फेशियल वीकनेस को देखना है। बोलने में मसला, डिसआर्थरिया, बोलने में लड़खड़ाहट, जुबान लड़खड़ा रही है, ठीक है। अच्छा, डिस्फेजिया, ऐसा तो नहीं है कि पानी पीने में या कुछ खाने पीने में ठसका लग रहा है और वॉमिट हो रही है और वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये डिस्फेजिया, इसका मतलब है कि देयर इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर एस्पिरेशन निमोनिया। तो डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया, इस पे कमेंट करना है। तीसरा, बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल, कि इसके साथ साथ कि आपके पेशाब और पखाने पे कंट्रोल है, ठीक है। ऐसा तो नहीं आपको महसूस नहीं हो रहा या महसूस हो रहा है, ठीक है। ब्लैडर एंड बावल का आपने पूछ लिया। फिफ्थ वन इज़ कि आपको चलने में एक तरफ को गिर तो नहीं रहे, लड़खड़ाहट, ठीक है। एटेक्सिया, ऐसा तो नहीं है कि चलते चलते एक साइड को गिर रहे हो, ठीक है। एटेक्सिया को आपने पूछ लिया। अच्छा, विजन, ठीक है। इसके साथ साथ ऐसा तो नहीं नज़र में भी फ़र्क आ रहा है, नज़र में कमज़ोरी आ रही है, दो नज़र आ रहे हैं, या कुछ सेकंड्स के लिए आपकी नज़र जा रही है, ठीक है। काला पर्दा आ रहा है आंखों के सामने, या आपने एसोसिएशंस में पूछ लिया। अच्छा, इसके अलावा फिर आपने क्या पूछना है कि जिस वक्त आपको ये कमज़ोरी हुई है, जब से अब तक आपको इस कमज़ोर हिस्से में कोई सुनपन है, सुइयाँ चुभती हैं, ये हाथ पैर सुन है, इसमें सुइयाँ चुभती हैं, नमनेस एंड पैरास्थीसियास, ठीक है। साथ में झटके आ रहे हैं, ठीक है, झटके आ रहे हैं। बेहोशी हुई थी उस वक्त जब ये मतलब अटैक हुआ था, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आपने ये चीज़ें पूछनी है सिवेरिटी के लिए क्या। अच्छा, इसके अलावा आपने भी पूछना है कि ऐसा तो नहीं कि जब ये आपको ये अटैक हुआ फालिज का, उस वक्त आप क्या कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमरेजिक वर्सेस इस्केमिक, कि ये सुबह के वक्त आया है या रात के वक्त आया है। आप नींद से उठे तो आपने देखा कि आपका हिस्सा काम नहीं कर रहा, या आप कोई काम कर रहे थे उस दौरान ये हुआ है, और इससे पहले, इस कंडीशन से पहले आपको सर में दर्द हो रहा हो, ठीक है, आपकी नज़र में मसला हुआ हो, आपको खुद महसूस या जो घर वाले उन्होंने महसूस किया हो कि आपकी कोई गैर मामूली हरकत हो, बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है, या फिर जो है वो आपको वॉमिटिंग हुई हो। अक्सर जो हेमरेजिक होता है ना, वो हिस्ट्री होती है कि उन्हें प्रीसीडिंग हेडेक होता है, वॉमिटिंग्स के साथ आते हैं, ठीक है। और कोई एक्टिविटी के ड्यूरिंग डे टाइम जो है ना होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसमें पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एस्पिरेशन निमोनिया के साथ आता है क्योंकि वॉमिट करते हैं वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रीसीडिंग इवेंट क्या था, हेडेक था, ठीक है, नींद से उठे थे, सुबह का टाइम था, या ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स थे, और वॉमिटिंग्स थी, ठीक है। और या अनयूजुअल, मतलब टेम्पोरल लोब अगर इन्वॉल्व होगा तो उससे पहले पेशेंट की कोई अनयूजुअल एक्टिविटी थी, उसका बिहेवियर जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑब्जर्व किया हो पेशेंट ने खुद या फिर जो उसके अटेंडेंट थे उन्होंने, या विजुअल डिस्टर्बेंसेस, उससे पहले उसको विजुअल डिस्टर्बेंस हुई थी, या चक्कर आ रहे हैं, व्हाट आई डू, ठीक है। ये जो है ना, ये कंप्लीट फिर जो है ना आपकी हिस्ट्री यहाँ पे हो जाती है ओडी पारा, कि जो आपने स्ट्रोक को है वो अच्छे से जो है ना
आपने यहाँ पे स्ट्रोक को OD-12 किया है। अच्छा, उसके बाद जो स्ट्रोक की मिमिक्री होते हैं, 3 स्ट्रोक के मिमिक्री होते हैं जिनको आपने रूल आउट करना होता है। हाइपोग्लाइसीमिया, समटाइम हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट भी सेम प्रेजेंटेशन के साथ आता है और वो बिल्कुल क्विकली रिवर्सिबल होता है। तो आपने ये पूछना है कि इससे पहले इनको ठंडे पसीने आ रहे हों, बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने आ रहे हों, शुगर आपने चेक करी थी, शुगर डाउन तो नहीं थी, शुगर कम तो नहीं थी, या फिर हल्के से चक्कर या BP डाउन हो रहा हो, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। तीसरा होता है टोर्स पैरालिसिस। अगर पेशेंट नॉन एपिलेप्टिक है तो आप पूछें ऐसा तो नहीं है इनको झटका आया और झटके के बाद इनका ये हिस्सा मफलूज हो रहा हो, ठीक है, और आपने फ़ौरन वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है। अगर वो पूछे हाँ झटका आया था कि ट्रू फिट था या सूडो फिट था, इसके 2-3 सवाल हैं कि मतलब जब झटका आ रहा था तो उसके बाद उनकी आंखें जो है वो ऊपर की तरफ घूम गई थी, मुंह से खून आ रहा हो, ज़ुबान कटी हो, पेशाब पखाना निकला हो, ठीक है, या उस वक्त ये गिर गए हो और गिरते ही बेहोश हो गए हो, ठीक है। अच्छा, सूडोफिट्स में भी यूरिनरी फीकल इनकंटिनेंस हो सकती है, अपरोलिंग ऑफ आइस हो सकती है, बट टंग बाइट रेयर है, ठीक है। अगर टंग बाइट है तो वो ट्रू फिट्स की तरफ है, या अगर पेशेंट को वो इवेंट नहीं याद तो ये मतलब एमनीसिया हो जाता है ना, कि पेशेंट को नहीं पता होता उसके साथ झटके से पहले क्या हुआ था और वो नींद में चला जाता है, तो ये जो है ये भी ट्रू फिट्स की तरफ जाता है। बस ये 2-3 सवाल करके आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये ट्रू फिट था या सूडोफिट था। ये हो गया टोर्स पैरालिसिस। अच्छा, माइग्रेन में आपने क्या पूछना है कि आपको अगर पेशेंट कह रहा है कि उसको सर में दर्द था तो आपने पूछना है सर का दर्द कैसा था, आधे सर का दर्द था, ये धड़कन जैसा पल्सेटिंग हेडेक होता है, धड़कन जैसा सर का दर्द था, और जिस वक्त सर में दर्द था उस वक्त ऐसा तो नहीं था कि उस वक्त बिल्कुल रोशनी या किसी की आवाज़ बिल्कुल बुरी लग रही हो और आप चाह रहे हो कि अंधेरे कमरे में जाके बैठे, और या उससे पहले जो है वो आपको आंखों के सामने रोशनियाँ नज़र आ रही हों, और ये मिमिक्री है स्ट्रोक के, तो इनको जो है वो पूछना ज़रूरी होता है। अब आ जाए डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे। सबसे जो टॉप का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की जो लिस्ट है ना वो एक PPT में वीडियो के एंड पे शेयर कर दूँगी। कार्डियोएम्बोलिक में आपने पूछना है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि जो है आपको सीने में दर्द होता हो, ठीक है, टांगों में दर्द होता हो, आपकी सांस फूलती हो, कार्डियक हिस्ट्री नहीं है बेसिकली, सांस फूलती हो, सीधा लेटने में सांस फूलती हो, नींद से कभी उठे हो सांस की वजह से, दिल का वॉल्व का कोई मसला हो, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़, दिल का कोई ऑपरेशन कराया हो, कोई हार्ट अटैक हुआ हो, ठीक है, और दिल की धड़कन का कोई मसला है, दिल की धड़कन बेतरतीब हो, एट्रियल फिब्रिलेशन। उसके बाद सेकंड डिफरेंशियल है इन्फेक्शन वर्सेस मैलिग्नेंसी। अब इसमें आप सारे इन्फेक्शंस को कवर करें जो एक कॉमन हिस्ट्री में पहले भी बता चुकी हूँ, जो लेनी होती है कि आपको कोई तेज़ बुखार रहा हो, तेज़ बुखार चढ़ा हो या हल्का बुखार रहता हो, हड्डियों जिस्म में दर्द रहता हो, वज़न में कमी है, भूख ख़त्म हो गई है, जिस्म में गिल्टियाँ महसूस होती हों, घर में किसी को TB है या आपको कभी TB हुई है, ठीक है, या इसके अलावा अगर आप इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस की हिस्ट्री लें तो उसमें तेज़ बुखार के साथ गर्दन अकड़ गई हो, ठीक है, ये आपने नेक स्टिफनेस के बारे में पूछना है, और लिम्फोमा के लिए लम्प्स एंड बम्प्स के जिस्म में गिल्टी महसूस करते हो और रात में बहुत शदीद तेज़ पसीने आते हुए कपड़े गीले हो जाते हो, ठीक है, और इसके अलावा फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस को अगर इसमें ऐड करना है तो आप उसके लिए पूछिए कोई नशा आवर अद्वियात तो इस्तेमाल नहीं करते। बेसिकली IV ड्रग एब्यूज़र की हिस्ट्री में अपनी लास्ट वीडियोस में डिटेल बता चुकी हूँ, वो आपने यहाँ पे लेनी है। हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर की हिस्ट्री और IV ड्रग एब्यूज़र की हिस्ट्री, या कभी आपने खून की बोतल चढ़वाई हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर आप आ जाएँ एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन की हिस्ट्री लेनी है कि चलते चलते पैरों में दर्द होता हो जिसकी वजह से आपको बैठना पड़ता हो, ठीक है, और वेस्कुलाइटिस के लिए कि पेट में खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता हो, मेसेंट्रिक वेस्कुलाइटिस या मेसेंट्रिक इस्कीमिया के लिए खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता हो। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ की हिस्ट्री लेनी है इसमें। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के क्वेश्चंस भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप हेड से स्टार्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं है आपकी गुच्छों की सूरत में बाल गिर रहे हों, मुंह में छाले रहते हों, ठीक है, मुंह में मिर्चें लगती हों, चेहरे पे धूप में जाने से लाल लाल निशान पड़ जाते हों, ठीक है, जो छोटे जोड़ों में दर्द रहता हो, सुबह उठ के में अकड़ाहट होती हो, ठीक है, जिल्द में खिंचाव महसूस होता हो, स्क्लेरोसिस, जिल्द में खिंचाव महसूस होता हो, ठीक है। ये आ गई आपकी वेस्कुलाइटिस की हिस्ट्री। अगर फीमेल है तो आप मिसकैरेज का भी पूछ लें, कोई बच्चा कभी ज़ाया हुआ है, ठीक है। फिर आगे डीमाइनेटिंग डिसऑर्डर दैट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के भी कुछ क्वेश्चन थे जो आपने पूछने होते हैं कि जैसे आपको कभी ऐसा हुआ है कि नज़र में मसला हुआ हो, कभी ऐसा हुआ कि बिनाई चली गई हो, ठीक है, नज़र का मसला यानी कि ऑप्टिक न्यूराइटिस। फिर सेरिबेलम, चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, एक तरफ को लड़खड़ा जाते हैं, ठीक है, या दो नज़र आते हैं, ठीक है, सेरिबेलम। फिर सेंसरी सिम्टम्स के लिए पूछे कि हाथ पैर सुन रहते हैं, ऐसा तो नहीं गर्दन घुमाने पे करंट जैसी सेंसेशन जो है ना, करंट जैसा कमर में महसूस होता हो, ठीक है। और इसके अलावा
ब्लैडर एंड बावल वीकनेस के पेशाब पखाने पे कंट्रोल है या नहीं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सेंसरी सिम्टम्स पूछना है, सेरिबेलर को कवर करना है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, विजुअल प्रॉब्लम्स पूछने हैं, या ऐसा कभी हुआ है या पहले कभी हुआ हो। ठीक है, अच्छा दूसरा फिर आ जाएँ आप कैरोटिड एंड एओर्टिक डायसेक्शन। इसमें आपने पूछना है कि ऐसा तो नहीं होता कि आपको शदीद सीने में दर्द होता हो, ठीक है, सीने में दर्द होता हो या नज़र का कोई मसला हो या गर्दन में दर्द होता हो। फिर आप आ जाएँ इसमें SOL, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन में आपने पूछना है सुबह उठ के सर में दर्द होता हो, सर में दर्द ऐसा होता हो जो झुकने पे खांसने पे जो है वो बढ़ जाता हो, उसकी शिद्दत बढ़ जाती हो, झुकने पे खांसने पे उसकी शिद्दत बढ़ जाती हो और सुबह उठ के सर में दर्द होता हो। ठीक है, अच्छा SOL क्योंकि ब्रेन एब्सेस की वजह से भी हो सकता है, तो आप पूछेंगे कोई कान में इन्फेक्शन या कान में पस वगैरह तो नहीं हुआ था, ठीक है, या इसके और उस वक्त कोई जो है ना कान से पीप वगैरह आई हो या सर में दर्द की शिकायत हो। ठीक है, फिर आपने पूछना है इसमें थ्रोम्बोफिलियास। थ्रोम्बोफिलियास के लिए आपने क्या पूछना है, थ्रोम्बोफिलियास एंड पॉलीसाइथीमिया रबरा वगैरह। पॉलीसाइथीमिया रबरा वगैरह थ्रोम्बोफिलियास के लिए आप क्या पूछेंगे कि ऐसा तो नहीं कि आपके टांग में सूजन हुई हो, DVT टांग में सूजन हुई हो, या अचानक पेट में सूजन हो गई हो, पेट में दर्द होता हो, आँखें पीली पड़ गई हो, ठीक है, और ऐसा तो नहीं है कि जो है वो चेहरा बहुत जो है ना, अगर आपको लग रहा है कि उसको फेशियल रेडनेस है तो आपको चेहरे पे बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहेंगे उसको, बिल्कुल लाल चेहरा हो गया हो, ठीक है, पूरे गर्म पानी में नहाने के बाद जिस्म में ख़ारिश होती हो, ठीक है, और पेट में उल्टी तरफ कोई भारीपन महसूस होता हो स्प्लीनोमेगाली के लिए, या दर्द होता हो। ठीक है, इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आपने क्या पूछना है कि आपको कभी खून की बोतल चढ़ी है या बार बार चढ़ती हो, या ख़ानदान में किसी को खून की बीमारी हो जिसकी वजह से उसको खून की बोतल चढ़ती हो, या आपकी तिल्ली का ऑपरेशन तो नहीं हुआ सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, फिर आपने ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में आपने पूछना है कि आपको कहीं से भी जिस्म में खून आता है, जिस्म में धब्बे पड़ते हैं, या कहीं से जिस्म में खून आता है, कहाँ से आ सकता है, नाक से, मसूड़ों से, ठीक है, या अगर फीमेल है तो माहवारी से ज़्यादा खून आता है, और वरना आप पूछेंगे पखाने से, काला पखाना तो नहीं आता, या पखाने की जगह से खून आता है। ठीक है, सही, या आप कोई खून पतला करने की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हो, अगर जैसे ओल्ड पेशेंट है या कार्डियक हिस्ट्री है उसकी, के नॉन हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, तो मे बी ब्लड थिनर्स पे हो, ठीक है, तो एंटीप्लेटलेट्स पे हो, तो आप पूछेंगे आप कोई खून पतला करने की दवाई इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह आपके होगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, स्ट्रोक में तो मैं रिपीट कर देती हूँ मैंने क्या क्या बताया है। सबसे पहले तो जो स्ट्रोक के मिमिक्री हैं उनके यानी माइग्रेन, ठीक है, और टोर्स पैरालिसिस और हाइपोग्लाइसीमिया, इसको आपने ले लिया। उसके बाद फिर आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस नंबर 1 पे था कार्डियोएम्बोलिक, ठीक है, कार्डियोएम्बोलिक सोर्स, फिर दूसरे पे था इन्फेक्टिव और मैलिग्नेंसी, फिर तीसरे पे था एथेरोस्क्लेरोसिस, फिर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ वर्सेस वेस्कुलाइटिस, फिर आपके पास था एओर्टिक एंड कैरोटिड डायसेक्शन। देन एओर्टिक एंड कैरोटिड डायसेक्शन में आप ये भी पूछ सकते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा BP शूट किया और उसके साथ सीने में दर्द हुआ। ठीक है, फिर स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, थ्रोम्बोफिलियास, सिकल सेल एनीमियास और पॉलीसाइथीमिया रबरा वगैरह, इनकी हिस्ट्री जो है ना वो एक ही उसमें इनको कॉमन हिस्ट्रीज़ पे आप करेंगे इनको। जैसे कि थ्रोम्बोफिलियास में भी यही होता है ना कि DVT की हिस्ट्री लेंगे कि अचानक जो है वो पैर में सूजन हो गई हो, ठीक है, अचानक एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है, पेट सूज गया हो, पेट में यानी कि बट कैरी सिंड्रोम, पेट सूज गया हो, पेट में दर्द हुआ हो, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया रबरा वगैरह, जिसमें आप पॉलीसाइथीमिया की हिस्ट्री लेंगे कि सर में दर्द रहता हो। पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, हाइपरटेंशन होती है, सर में दर्द होता है, स्प्लीनोमेगाली होती है, अर्टिकेरिया होता है हॉट बाथ से, ठीक है, और इसमें भी पॉलीसाइथीमिया वो स्प्लीनोमेगाली होती है और बट कैरी सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट कर सकता है ये। दूसरा फिर आपने ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, तो मतलब ये जो लास्ट है ना इन सब की एक हिस्ट्री होगी, और सिकल सेल एनीमिया में रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री लेनी है, या ये पूछ सकते हैं कि जो है ये थ्रोम्बोफिलिया, PRV, रिपीटेड ब्लड और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और सिकल सेल एनीमिया, ये एक ही पैराग्राफ में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, स्ट्रोक के यही कॉजेज़ हैं, इनमें से कोई ना कोई कॉज आपको मिल जाएगा स्ट्रोक का। अब आ जाए रैका पे, यानी कि रिस्क फैक्टर, एटियोलॉजी, कॉम्प्लिकेशंस एंड एसोसिएशंस। अब रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, अब रिस्क फैक्टर्स में आपने कोमोबिडिटीज़ पूछनी है, पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट हाइपरटेंसिव है, पहले कोई CVA का इवेंट, या पहले कोई, हाँ एक हिस्ट्री में बताना भूल गए आपने, ये ज़रूर पूछना है कि ऐसी कमज़ोरी पहले कभी हुई है जो ठीक हो गई हो, मे बी TIA होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं
जिनको पहले एक TIA की एपिसोड हो चुकी होती है, तो आप ये पूछेंगे ऐसी कमज़ोरी पहले कभी हुई थी जो 12 या 24 घंटे के अंदर खुद ब खुद ठीक हो गई हो, तो TIA, या चेहरे पे वीकनेस आई हो, लकवा जिसे कहते हैं, वो भी बहुत सारे पेशेंट्स को आता है। सही है। तो कोमॉर्बिडिटीज़ पे आपने हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री एंड प्रीवियस हिस्ट्री प्लस रिस्क फैक्टर्स। क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है? प्रोलॉन्ग ट्रैवल, ठीक है। तो आप उनसे पूछेंगे ऐसा तो नहीं है इससे पहले आपने कोई लंबा सफ़र किया हो, कोई हवाई जहाज़ का सफ़र किया हो, या बहुत लंबा जो है वो आप बैठे हो, ठीक है, रिस्क फैक्टर्स में। अच्छा, दूसरा फिर आपने पूछना है गर्दन या जिस्म का मसाज कराया हो, ठीक है, ये रिस्क फैक्टर्स में आ गया। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स में ये भी आएगा फिर एडिक्शन, पेशेंट एडिक्टेड तो नहीं है, स्मोकिंग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, ठीक है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल एडिक्शन और सम अदर IV ड्रग एब्यूज़र एडिक्शंस, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो चिकनाई, ऐसा तो नहीं है ओबेसिटी, कि आपने कोई चिकनाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह के टेस्ट कभी करवाए हैं, ये पूछ सकते हैं आप, ठीक है। फिर जब भी आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आए ना, कोई भी पेशेंट जो बेड रिडन हो, ठीक है, जैसे कोई भी स्पेशली न्यूरोलॉजी के केसेस अगर आपके पास आते हैं तो उसमें पेशेंट बेड रिडन होते हैं, अगर उनको पैरालिसिस होता है, वो बेड बाउंड होते हैं, तो उनमें ना ये कॉम्प्लिकेशंस कॉमन है जो आपने पूछनी होती है, जो कि स्ट्रोक में ही पूछनी है। सबसे पहले जो बेड रिडन पेशेंट है उससे बेड सोर्स के बारे में पूछना है कि ऐसा तो नहीं है कि आपके कमर पे, आपके कूल्हे की हड्डी पे और आपकी जो है वो पैरों की जो टखना है उस पर जो है वो ज़ख़म बन रहे हो, या वो स्किन में सबसे पहले स्टेजेस होते हैं। तो आप पूछेंगे जो खाल है उसकी जल्द में तब्दीली, जल्द जो है उसकी रंगत में तब्दीली हो रही है, ठीक है, वो फट रही है, ठीक है, वहाँ से खून आ रहा है, वहाँ पे ज़ख़म हो गया है, ये मतलब बेड सोर्स, ठीक है। और बेड सोर्स का पूछना है, प्लस फिर आपने पूछना है जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है कि आपका हाजमा कैसा है इनका, ठीक है, मतलब हाजमा सही है या कब्ज़ की शिकायत है, ठीक है। फिर आपने पूछना है इनसे क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है कैथेटराइज होते हैं, तो इनको बार बार UTI कि पेशाब में जलन तकलीफ तो नहीं है, ठीक है, पेशाब में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, सही है। फिर एस्पायरेशन नमोनिया का, ऐसा तो नहीं है इनको बुखार आ रहा हो, खांसी है, बलगम है, मुंह से रेशा आ रहा है, कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं तो वो वापस आ रहा है और ठसका लग रहा है, ठीक है, एस्पायरेशन नमोनिया। उसके बाद फिर आपने पूछना है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि टांगों में सूजन होती है, किसी एक टांग में सूजन हो रही हो, इनकी अचानक सांस खराब हो रही है और दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड DVT। उसके बाद डिप्रेशन, अक्सर पेशेंट ऐसे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ऐसा तो नहीं उदासी और मायूसी का शिकार हैं, ठीक है, उदास रहते हैं, मायूस रहते हैं, ठीक है, डिप्रेशन, लो मूड डिप्रेशन। और फिर आपने इनसे पूछना होता है कि फ्रोज़न शोल्डर, ठीक है, ये ऐसा होता है कि ऐसा तो नहीं कि बाजू में दर्द हो रहा हो, ठीक है, बाजू सख्त हो रहा है, बाजू हरकत नहीं कर रहा और इसमें दर्द हो रहा है, यही जो है मतलब जब भी कोई पेशेंट जो है वो बेड बाउंड होगा, ठीक है, और प्रोलॉन्ग बेड बाउंड होगा तो ये कॉम्प्लिकेशंस उसमें कॉमन होंगी और ये आपने पूछनी होंगी। बहुत सिंपल सी है, मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले बेड सोर्स का आपने पूछना है, इसको अगर है तो डॉक्यूमेंट करना है, और अगर वो कहते हैं कि पेशेंट को बेड सोर्स है तो फिर आपने ये भी बताना होता है कि जो है वो आपने उसका क्या ट्रीटमेंट लिया, मतलब उसको डेब्राइटमेंट कराई है या ट्यूब लगा रहे हैं, ठीक है। बेड सोर्स, कॉन्स्टिपेशन, UTI, डिप्रेशन, फ्रोज़न शोल्डर और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, DVT, ठीक है, इन पे कमेंट करना ज़रूरी है। फिर आपने पेशेंट को क्या बताना है कि ये जो है आप जब काउंसलिंग करें इसकी एंड पे तो आप ये बताएं कि आपको पता है कि बेड सोर्स से कैसे बचा जा सकता है। कुछ ही चीज़ें हैं जो आप बहुत आसानी से, पहले तो एयर मैट्रेस खरीदें, ठीक है, उस और फिर 2-2 घंटे में पेशेंट की करवट को तब्दील करवाएं, 2 घंटे लेफ़्ट 2 घंटे राइट साइड, ठीक है, और बेहतर है कि पेशेंट को आप लेफ़्ट साइडेड ही रखें ताकि उसको एस्पायरेशन नमोनिया का रिस्क कम हो, ठीक है। ये जो है वो और बेड सोर्स का हो गया, ठीक है, और पेशेंट को थोड़ा सा हेड उसका 45 डिग्री पे प्रॉपर रखें। सो बेसिकली ये स्ट्रोक मैंने कवर किया है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि आप जो है वो इसको प्रेजेंटेशन वे में भी बताएं, तो एक केस है मेरे पास स्ट्रोक का, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ इस केस को। आप इस केस में से जो है सेंटेंसेस वगैरह देखने हैं किस तरह से आपने इसको प्रेजेंट करना है। लेट्स सपोज कि जो मेरा पेशेंट है वो नॉन डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ठीक है, तो ये एक केस है, एक केस प्रेजेंटेशन है स्ट्रोक की, ठीक है। अब इसको जो है वो आप अपने उसमें जो आपका केस हो उसमें फिर आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये प्रेजेंटेशन है, लाइक known case, my patient is known case of diabetes and hypertension 7 years with poor compliance and control. He was in usual state of health 4 days back when he developed weakness of right side of the body, which was sudden in onset, static in nature, simultaneously involving upper and lower limb weakness.
upper and lower limb. Weakness was persistent and complete, occurred while activity. There is no specific aggravating or relieving factor. It was associated with deviation of angle of mouth. No history of numbness, paresthesias in limbs, fits, altered level of consciousness, urinary or fecal incontinence. However, patient experienced difficulty in swallowing in speech after weakness. No preceding history of headache, visual disturbances, vertigo, vomiting, personality and behavior changes. No history of similar episodes in past. My patient denies history of unilateral pulsating headache, aggravating on noise or light. No history of excessive sweating, blurring of vision, decreased sugar levels, and denies any history of fits, tongue bite before weakness. No history of leg or chest pain, arm pain, palpitation, shortness of breath or difficulty on lying flat due to shortness of breath. Increase cardiac size or valvular heart disease. No history of fever, weight loss, decreased appetite, lumps and bumps, neck stiffness, drenching night sweats, past history of TB or contact with TB patient at home or at work. There is no history of IV drug abuser, high-risk sexual behavior or unscreened blood transfusion. No history of limb pain on walking or pain in abdomen after eating. Denies any history of alopecia, facial rash and photosensitivity, oral ulcers, joint pain and bone pain. No history of preceding history of blurry vision or loss of vision. There is no history of involuntary movements, loss of balance, electric-like sensations on neck, and no history of pain in chest radiating. No history of early morning headache, that is increase on coughing, and high-grade fever associated with air discharge. There is no history of limb swelling, sudden abdominal distension, abdominal pain, yellow discoloration of eyes. No history of facial redness, itching all over the body after hot bath. He was feeling and there is no history of feeling left-sided abdominal heaviness, splenomegaly. No history of repeated blood transfusion or stunted growth, sickle cell anemia. Deny any history of bruises, bleeding gums, blood thinning medications and bleeding from any other orifices of the body, that is for bleeding disorders. ठीक है, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस का और ओडी पारा से लेकर डीडीज तक का जो पैरा था ना, ये मैंने बताया आपको. आप इसमें से क्या करें, आप इसको लिख लें एक जगह पे और इस अपनी जो आपकी हिस्ट्री है ना उसमें इसको एडजस्ट करें. ठीक है, बेसिकली सेंटेंसेस जो है वो उसमें मसला हो रहा होता है कि हमें सेंटेंसेस नहीं मिल रहे होते. हिस्ट्री तो सब ले लेते हैं लेकिन उसको बताने में जो है ना हमें वो वर्ड्स नहीं मिल रहे होते, तो आप उसको यहाँ से ले सकते हैं. ठीक है, अब जो रैका है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा पेशेंट डायबिटिक था तो मैं उसका रैका कैसे लूँगी इसमें. जैसे ही वॉज डायबिटिक फॉर 7 years, डायग्नोज्ड ऑन बेसिस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स एंड लास्ट and lab test. Now on oral hypoglycemic which he was taking with poor compliance with no proper follow up. बेसिकली अगर पेशेंट आपके कोमॉर्बिडिटीज़ में डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है ना, तो आपको जो है ना डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, जिसका निमोनिक मैंने आपको बताया था DDMC, मतलब कि डायग्नोसिस कब से हुई है, कैसे हुई है, लैब टेस्ट में हुई है, क्लिनिकल डायग्नोसिस हुई है. ठीक है, ड्यूरेशन कब से डायबिटीज़ है, मैनेजमेंट, M फॉर मैनेजमेंट एंड C फॉर कॉम्प्लिकेशंस. तो यहाँ यही बताया कि भाई अगर स्ट्रोक हो गया है पेशेंट को तो उसका डायबिटिक कंट्रोल कैसा था, डायबिटिक कंट्रोल कैसा था. ठीक है, प्लस वो मेडिकेशंस ले रहा था या नहीं ले रहा था, या पुअर कंप्लाइंस थी या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी. तो ये उसका थोड़ा सा ओवरव्यू है. और इसी तरह इसमें हाइपरटेंशन आ जाएगा कि अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव था तो आप कहेंगे हाइपरटेंशन फॉर 7 years, diagnosed on the basis of clinical symptoms and now on oral antihypertensives which he was taking with poor compliance and with no proper follow-ups. ठीक है, माई पेशेंट इज़ हाइपरटेंसिव सेम. ठीक है, यही हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का सेम है और बेसिकली इनकी कॉम्प्लिकेशंस भी सेम है. और अगर यहाँ पे पेशेंट हिस्ट्री देगा कि उसको पहले भी कोई CVA का इवेंट हो गया तो आप उसकी शॉर्ट हिस्ट्री यहाँ पे भी देंगे. और फिर आपने ये पूछना ज़रूरी होगा कि जो पहले फालिज हुआ था वो कितनी एपिसोड्स हुई हैं. ठीक है, और वो उसकी कितनी क्या सेवेरिटी थी और क्या उससे जब उस वक्त फालिज हुआ था तो वो वीकनेस 100% रिकवर हुई है या 90%, 50% रिकवर हुई है. ठीक है, ये आपने पूछना ज़रूरी है. अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पे आपने बताना है कि पेशेंट जो है कि सिगरेट स्मोकर है, अल्कोहलिक है. ठीक है, क्या है.
अच्छा, फिर आपने जो कॉम्प्लिकेशंस था तो आपने ये पूछना है कि पेशेंट हैज़ आफ्टर वीकनेस ही डिड एक्सपीरियंस एनी बर्निंग मिक्चुरेशन, यूटीआई, फ्लैंक पेन, कफ, sputum production, sudden shortness of breath, chest pain, skin wounds on back, early morning, low energy and depressed mood. जो मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस बताई है वही हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रोक। अच्छा, इसमें जो है वाइवा कैसा हो सकता है स्ट्रोक में, आपको पता होना चाहिए। एक तो रीजन लोकलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेंगे कौन सी टेरिटरी इन्वॉल्व है, ठीक है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन पूछ सकते हैं, और मैनेजमेंट में यही है कि जो ख़ास मैनेजमेंट है कि इसके 3 to 4 पॉइंट्स में किसी शॉर्ट वीडियो में बताऊँगी जो विंडो पीरियड्स के हवाले से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर लॉन्ग केस। होप के आपको समझ में आएगा, ठीक है। अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।